तो हेलो, स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों का एक बेहतरीन ब्रांड न्यू वीडियो में। दोस्तों इसमें हम बात करेंगे फिजिक्स के जो सेकंड पार्ट है आपका, उसकी हम जो पहला चैप्टर है उसके बारे में हम बात करेंगे, देखेंगे कि इसमें क्या है। देखिए वही क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगा जो कि इंपॉर्टेंट हैं और जिनकी एग्जाम में बहुचर्चित तरीके से पूछा जाता है इनको, यानी कि बहुत ज़्यादा ये पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, तो ज़रा आप इन पर गौर कीजिएगा। देखिए पहला क्वेश्चन है विरूपक बल। विरूपक बल क्या होता है, ज़्यादा एक्सप्लेन मैं करूँगा नहीं क्योंकि ये जस्ट रिविजन क्लास है, तो इसको ज़रा ध्यान से समझ लीजिएगा। कोई एक्सप्लेनेशन नहीं होगा, बस केवल बताऊँगा कि कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, उनको जस्ट कैजुअली याद कैसे करना है। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन है विरूपक बल। तो किसी वस्तु पर लगाया गया वह बल जो उसके आकार को बदल देता है विरूपक बल कहलाता है। उसके बाद हम बात करते हैं प्रत्यास्था क्या होती है। तो किसी वस्तु की वह सीमा जहां तक उस पर विरूपक बल लगाने पर उसका आकार बदल जाए और जैसे ही हम हटाएंगे विरूपक बल को हटाएंगे तो क्या होगा, वह अपने पुनः आकार में वापस आ जाए, तो वह आपका गुण क्या कहलाता है, प्रत्यास्था गुण कहलाता है। उसके बाद आपके लिए क्वेश्चन बनता है कि प्रतिबल क्या है, इसका मात्रक लिखें। तो किसी वस्तु पर लगे विरूपक बल तथा उसके क्षेत्रफल, वस्तु के क्षेत्रफल का उसके क्षेत्रफल यानी वस्तु के क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा वो क्या कहलाएगा भैया, प्रतिबल कहलाता है, जिसे स्ट्रेस कहते हैं। इसका मात्रक जो होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है, जिसको हम दूसरी जो एक और नाम दिया जाता है इसको, इसे हम पास्कल भी बोलते हैं। इसको बात करते हैं, जो क्वेश्चन बनता है इंपॉर्टेंट वो है विकृति किसे कहते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, विकृति किसे कहते हैं, इस क्वेश्चन को भी जरा ध्यान से देखिएगा। तो किसी वस्तु पर जब हम विरूपक बल आरोपित करते हैं तो उसके आकार में कुछ परिवर्तन हो जाता है, तो जो परिवर्तन होता है वही क्या कहलाती है, उसकी विकृति कहलाती है। और एक बात ध्यान रखना, जो विकृति है वो विमाहीन राशि होती है। ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है ऑब्जेक्टिव में। ये दो प्रकार की होती है, अनुदैर्ध्य विकृति और आयतन विकृति, दोनों मैंने यहाँ पे लिख रखी हैं, यानी अनुदैर्ध्य विकृति और आयतन विकृति, ये भी बात है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हुक का नियम, जो कि बहुत ही ज्यादा बहुचर्चित है। और इस नियम में केवल दो ही चीजें होती हैं, जो वस्तु में जो प्रतिबल होता है, जो भी वस्तु पे हम प्रतिबल लगाते हैं तो वो क्या होता है, प्रतिबल विकृति के समानुपाती होगा, यानी कि जितना प्रतिबल लगाएंगे उस वस्तु का आकार उतना ही बदलेगा। फॉर एग्जांपल मैंने वस्तु को, मान लीजिए कोई स्प्रिंग है, अब मैं स्प्रिंग को जितना दबाऊंगा उसका आकार अगर मतलब खींचूंगा तो लंबा होता जाएगा, जाहिर सी बात है। अगर उसको दबाऊंगा तो उसका आकार छोटा होता जाएगा। ये बातें हैं भैया। इसके बाद हम बात करते हैं, जो यहाँ पे जो ई आता है, जब हम समानुपाती का चिन्ह लगाते हैं तो कांस्टेंट लगाते हैं, ये बात आप जानते हो। तो जैसे ही हम कांस्टेंट यूज करेंगे तो ये जो कांस्टेंट ई हमने यूज किया है ये क्या होता है भैया, तो ये कांस्टेंट जो ई हमने यूज किया ये एक प्रत्यास्था गुणांक होता है। अब प्रत्यास्था गुणांक में एक और गुणांक जुड़ जाता है, वो होता है यंग प्रत्यास्था गुणांक। अब ये क्वेश्चन बनता है कि भैया यंग प्रत्यास्था गुणांक क्या होता है। तो किसी वस्तु पर लगने वाले विरूपक बल से उत्पन्न, ठीक है, कि कोई वस्तु होगी उस पर लगेगा जब विरूपक बल, तो इसमें कोई ना विकृति तो उत्पन्न होगी। तो जो विकृति उत्पन्न होगी, और वो विकृति किस प्रकार की हो, अनुदैर्ध्य विकृति हो, यानी कि उत्पन्न विकृति किस प्रकार की हो, अनुदैर्ध्य विकृति। तो क्या होता है, अनुदैर्ध्य प्रतिबल और अनुदैर्ध्य विकृति का जो अनुपात होता है वो आपका यंग प्रत्यास्था गुणांक कहलाता है, और इसे कैपिटल वाई से दिखाया जाता है। इसका मात्रक भी पास्कल होता है, वो इसलिए होता है क्योंकि प्रतिबल का मात्रक पास्कल होता है, हम जानते हैं, और विकृति हमारी विमाहीन राशि होती है। तो विमाहीन राशि के बटे में 1 ले लेंगे तो भैया बचा क्या, पास्कल बचा, यानी कि न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर इसका भी मात्रक होता है। समझ गए। चलिए आगे देखिए भैया, आगे देखिए। इसके बाद आगे क्वेश्चन बनता है श्यानता तथा आदर्श द्रव को परिभाषित करें। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें क्या होता है, जब किसी बर्तन को हम रखकर बर्तन में कोई द्रव ले लें तो जब हम उसे हिलाएंगे तो वो कुछ समय हिलने के पश्चात रुक जाएगा। द्रवों का जो यह गुण होता है यह श्यानता गुण कहलाता है। उसके बाद हम बात करते हैं आदर्श द्रव क्या होता है। तो वह द्रव जिसमें शून्य श्यानता का गुण पाया जाता है, शून्य श्यानता और असंपीड्यता का गुण पाया जाता है, आपके आदर्श द्रव होते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे कि प्रवाह से आप क्या समझते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो द्रवों के बहने का गुण प्रवाह कहलाता है। ये दो प्रकार का होता है, धारा रेखीय प्रवाह और विक्षुब्ध प्रवाह। देखिए धारा रेखीय प्रवाह में क्या होता है, जब द्रव का प्रवाह इस प्रकार का हो कि उसके सभी कण कैसे हो भैया, एक सरल रेखा में गति करें या एक समान पथ का अनुसरण करें, तो वह कैसा प्रवाह कहलाता है, धारा रेखीय प्रवाह होता है। विक्षुब्ध प्रवाह इसका जस्ट उल्टा हो जाता है, जस्ट उल्टा हो जाता है। उसमें क्या होता है कि विक्षुब्ध प्रवाह में धारा रेखीय प्रवाह में से उल्टा हो जाता है, यानी कि इसमें कण जो होंगे, जो द्रव के जो कण होंगे वो बहने के लिए समान पथ का अनुसरण नहीं करेंगे। उसके बाद हम
हम बात करते हैं कि वेग प्रवणता क्या होती है। तो द्रव की दो परतों के बीच की दूरी के सापेक्ष, द्रव की दो परतें होंगी, उनके बीच की जो दूरी होगी, चाहे भले आर हो एक्स हो, उसके सापेक्ष वेग परिवर्तन की जो दर होती है वो वेग प्रवणता कहलाती है। इसका मात्रक न्यूटन सेकंड प्रति मीटर स्क्वायर होता है। ये बात भी हम ध्यान रखिए। उसके बाद बात करते हैं श्यान बल के लिए स्टोक्स का सूत्र। तो देखिए श्यान बल के लिए स्टोक्स का जो सूत्र दिया, स्टोक ने जो सूत्र दिया था वो था भैया स्प्रिंग बल के लिए। स्प्रिंग बल के लिए सूत्र था, तो इसका जो सूत्र होता है वो होता है 6 पाई ईटा आर वी। ठीक है, 6 पाई ईटा आर वी इसका सूत्र होता है, एफ बराबर 6 पाई ईटा आर वी, जहां पे 6 पाई आपका कांस्टेंट होता है, एन जो ईटा होता है श्यानता गुणांक होता है, आर गोली की त्रिज्या होती है, बी सीमांत वेग होता है। अब ये जो सीमांत वेग आया इसे क्या कहते हैं भैया? देखिए सीमांत वेग को बी से प्रदर्शित किया जाता है। इसका फार्मूला होता है 2/g आर स्क्वायर जी इंटू रो माइनस सिग्मा अपॉन ईटा। ये इसका फार्मूला होता है सीमांत वेग का, जहां भैया आपकी स्मॉल जी गुरुत्वीय त्वरण होती है, आर गोली की त्रिज्या होती है, पी जो रो होता है ये आपका ठोस का घनत्व होता है, सिग्मा आपका माध्यम का घनत्व होता है और ईटा श्यानता गुणांक होता है। इतनी बातें ध्यान रखिए। उसके बाद हम बात करते हैं अविरतता सिद्धांत क्या है। तो किसी अनुप्रस्थ काट की नली के प्रत्येक स्थान पर वेग जो होगा वो उसके क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होगा। कैसा होगा भैया? जो भी वेग होगा वो उसके क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होगा। यानी कि फॉर एग्जांपल बात कीजिए, कहीं पर क्षेत्रफल कम होगा तो वहां वेग ज्यादा होगा, जहां क्षेत्रफल ज्यादा होगा वहां वेग कम होगा। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है उल्टा। ठीक है, तो यहां पे आप समझ गए। तो जो अविरतता सिद्धांत जो बनता है वो होता है भैया आपका V1A1 बराबर V2A2। ठीक है, इस प्रकार से तो अविरतता सिद्धांत भी आप समझ गए। उसके बाद हम बात करते हैं कि बहते द्रव में किस प्रकार की ऊर्जाएं पाई जाती हैं। ये क्वेश्चन आपका 1 नंबर में बन सकता है, तो इसको भी ध्यान दीजिएगा कि बहते द्रव की ऊर्जाओं का वर्णन करें। ये क्वेश्चन आपसे कर दे तो देखिए बहते द्रव में कई प्रकार की ऊर्जाएं पाई जाती हैं। ये जो ऊर्जाएं लिखी हैं हमने ये एकांक आयतन में होती हैं, यानी कि एकांक आयतन का मतलब है 1 घन मीटर प्रति क्यूब, कुछ भी आप ले लीजिए उस प्रकार से। तो देखिए जो बहता हुआ द्रव होगा, यानी कि बहता हुआ द्रव जैसे पानी ये बह रहा है, तो इसमें 3 प्रकार की ऊर्जाएं होंगी। पहली आपकी गतिज ऊर्जा होगी, दूसरी दाब ऊर्जा होगी, तीसरी स्थितिज ऊर्जा होगी। उसके बाद हम बात करते हैं कि बर्नौली की प्रमेय क्या है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका डेरिवेशन आपको खुद करना होगा और बहुत ही इजी डेरिवेशन है, तो उसको भी ध्यान दीजिएगा। लेकिन पहले आप बर्नौली की प्रमेय समझ लीजिए कि होती क्या है। तो बर्नौली की प्रमेय में कुछ नहीं होगा। जब आसमान जो आदर्श द्रव होता है उसे आसमान परिच्छेद वाली नली में जब वह धारा रेखीय प्रवाह में बहता है तो उसमें एकांक आयतन की जो कुल ऊर्जा होती है वो दूसरे सिरे पर भी नियत रहती है, कांस्टेंट रहती है। यानी कि एक्स सिरे पर जितनी भी ऊर्जा होगी वो आपकी वाई सिरे पर भी उतनी ही होगी। समझ रहे हो? बस इस प्रकार से होता है, इतनी होती है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम बात करते हैं भैया पृष्ठ तनाव क्या होता है, यानी सरफेस टेंशन। ये सारे क्वेश्चन आप नोट कर लीजिएगा, बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं बता रहा हूँ, इस वीडियो को 2-3 बार देखोगे याद हो जाएंगे क्वेश्चन, पक्का बोल रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं पृष्ठ तनाव क्या होता है, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी दें। क्वेश्चन किसी भी तरीके से डिजाइन किया जा सकता है, ऐसा नहीं है कि इसी तरीके से मिलेगा, तो उसको आपको देखना है भैया। तो द्रव सिकुड़कर अपना जो क्षेत्रफल होता है उसका, यहाँ पे आयतन लिख रखा है लेकिन आपको क्षेत्रफल कर देना है, क्षेत्रफल होगा। ठीक है, तो द्रव क्या करता है, सिकुड़कर अपने क्षेत्रफल को शून्य कर लेना चाहता है या न्यूनतम कर लेना चाहता है, जिसपे एक द्रव की एकांक लंबाई पर एक बल कार्य करता है जिसे पृष्ठ तनाव टी कहा जाता है। जो ये टी होता है, टी बराबर क्या हो गया भैया F/L, यानी एकांक लंबाई पर लगने वाला बल जो होता है वो क्या होता है भैया पृष्ठ तनाव होता है। इसका मात्रक न्यूटन प्रति मीटर होता है। अब ध्यान रखना ये बातें 1-1 नंबर में पूछे जाने वाली बातें हैं ये दोनों। कैसे? जब भी हम किसी भी द्रव को गर्म करेंगे तो उसका पृष्ठ तनाव घटता है। दूसरी बात, कभी भी हम किसी द्रव में अगर साबुन मिला दें तब भी उसका पृष्ठ तनाव घटता है। ठीक है, केशिकात्व की घटना क्या होती है, ये बहुत ही ज्यादा बेहतरीन क्वेश्चन है और ये 1 या 2 नंबर में पूछे जाने की इसकी आशंका है। तो देखिए केश नली में द्रव के ऊपर और नीचे चढ़ने की जो घटना होती है वो केशिकात्व कहलाती है। जो भिगोने वाले द्रव होते हैं, केश नली होती है उसको भिगोने वाले जो द्रव होते हैं वो केश नली में ऊपर की ओर चढ़ते हैं, और जो नहीं भिगोने वाले होते हैं जैसे कि पारा आपका, वो नीचे की ओर उतरते हैं। आपने थर्मामीटर में देखा होगा। जल देखिए, जल क्या होता है, जल कांच को भिगोता है, इसलिए जल ऊपर की ओर चढ़ता है केश नली में। ठीक है, ये बात होती है। उसके बाद हम बात करते हैं कि केश नली द्वारा द्रव की जो चढ़ने की ऊंचाई होती है उसके लिए हम कैसे करके निकालेंगे अगर हमें डेरिवेशन आ जाए। तो उसका फार्मूला होता है आपका 2t cos थीटा अपॉन r रो जी, जहां पे आपका cos थीटा स्पर्श कोण होता है, 2t आपका पृष्ठ तनाव होता है, और आपका जो r होता है वो त्रिज्या होती है। ठीक है, केश नली की, और जो रो होता है वो द्रव का घनत्व होता है, और g आपकी गुरुत्वीय त्वरण होती है, जो कि आपकी ज्यादातर कितनी होती है 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए भैया।
आगे देखिए दूसरा चैप्टर है इसी से रिलेटेड, इसमें क्या है तो देखिए दूसरे चैप्टर में क्या होगा, द्रव के तापीय गुण, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, तो इनको भी जरा ध्यान से देख लीजिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन है ताप किसे कहते हैं, टेम्परेचर। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें पता होता है फिर भी हम इसको नहीं लिख पाते हैं। तो किसी वस्तु की गर्माहट या ठंडेपन की जो माप होती है वो उसका टेम्परेचर कहलाती है। इसको जो मापने की इकाइयाँ हैं यानी कि जो मात्रक हैं वो है डिग्री सेल्सियस, डिग्री फारेनहाइट, डिग्री र्यूमर और केल्विन। ये चारों मात्रक आपको पता होनी चाहिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम बात करते हैं परम ताप तथा परम शून्य ताप क्या होता है। दोनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और छोटा सा डिफरेंट है दोनों में, यानी कि किसी भी वस्तु के ताप को केल्विन मात्रक में बदलने पर उसका जो ताप होता है वो परम शून्य आपका परम ताप हो जाता है, और जो परम शून्य ताप होता है वो क्या होता है, 0 केल्विन होता है, यानी कि 273 डिग्री सेल्सियस की ये बात कर रहे हैं भाई। ठीक है, इतनी बात। उसके बाद बात करते हैं जल का असामान्य प्रसार। अब जल का असामान्य प्रसार क्या है, ये क्वेश्चन भी आपका 2 से 3 नंबर में बनेगा। ये किस प्रकार से हम लिखेंगे, तो देखिए जब हम जल को गर्म करते हैं तो वो क्या होता है, 0 से 4 डिग्री सेल्सियस पर जब वो गर्म होता है तो उसका जो आयतन होता है वो घटता है और घनत्व उसका बढ़ता है। उसके बाद जब वो 4 डिग्री सेल्सियस से आगे गर्म किया जाता है उसको, यानी 5 डिग्री, 6 डिग्री, 7 डिग्री, 8 डिग्री इतने सेल्सियस पर जब उसको गर्म किया जाता है तो द्रव में क्या होता है भैया, आयतन बढ़ता है और घनत्व घटने लगता है। यह जल का कैसा प्रसार कहलाता है, असामान्य प्रसार कहलाता है। यानी कि आप इस प्रकार से लिखते हैं, घनत्व जो होगा वो आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होगा। ठीक है, जल का जो घनत्व होगा वो आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होगा। उसके बाद हम बात करते हैं कि विशिष्ट ऊष्मा क्या है। यह क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछा भी गया है। तो विशिष्ट ऊष्मा उस वस्तु के द्रव्यमान तथा ताप में परिवर्तन की वृद्धि के समानुपाती होती है। यानी कि जो विशिष्ट ऊष्मा होती है वो वस्तु के द्रव्यमान तथा ताप में वृद्धि के समानुपाती होती है। यानी कि विशिष्ट ऊष्मा को हम डेल्टा क्यू से दिखाते हैं, तो डेल्टा क्यू किस किस के समानुपाती है भैया, वस्तु के द्रव्यमान और ताप में वृद्धि। ताप में वृद्धि क्या होगी, अगर कम वृद्धि होगी तब भी हम उसको डेल्टा टी से दिखा देंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ, हम सी कांस्टेंट यूज करते हैं जिससे डेल्टा क्यू बराबर सीएम डेल्टा टी हो जाता है। ठीक है, उसके बाद जहां पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा आपकी सी हो जाती है। चलिए गुप्त ऊष्मा की बात करते हैं, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब किसी वस्तु को ऊष्मा दी जाए तो उसके ताप में तो कोई परिवर्तन ना हो, लेकिन दी गई ऊष्मा उसकी अवस्था परिवर्तन में खर्च हो तो वह ऊष्मा गुप्त ऊष्मा कहलाती है। यह 2 प्रकार की होती है, जैसे गलन की गुप्त ऊष्मा और वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। अब गलन की जैसे बर्फ का पिघलना और वाष्पन की जैसे जल का उगलना। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा कि जल का जो क्वथनांक होता है वो कितना होता है भैया, 100 डिग्री सेल्सियस होता है, सभी लोग जानते हैं। अब 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर भी अगर आप जल को गर्म करोगे तो आप देखोगे कि जल वाष्प बन के उड़ने लगता है, यानी कि वहां पे वाष्पन की गुप्त ऊष्मा लग जाती है। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे बात करते हैं कि आदर्श कृष्णिका कहा क्या है। यह क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वह वस्तु जो अपने ऊपर विकृत संपूर्ण प्रकाश को अवशोषित कर ले, यानी कि ये कोई वस्तु है, इस पे ये प्रकाश गिरा तो यहां से लौट कर भी ना निकल पाए ना ही इससे पार निकल पाए, पूर्ण रूप से इसमें अवशोषित हो जाए, तो वो एक आदर्श कृष्णिका कहलाती है। जैसे लैम्प ब्लैक का काजल हो गया और प्लेटिनियम की कालिक हो गई। उसके बाद बात करते हैं कि स्टीफन का नियम क्या है। तो स्टीफन के नियम के अंतर्गत किसी कृष्णिका का एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकंड उत्सर्जित ऊष्मा की जो मात्रा होती है वो परम ताप की चतुर्थ घात के समानुपाती होती है। यानी कि जो ई होगी, यानी कि जो ऊष्मा होगी वो भैया किसके समानुपाती होगी, टी की चतुर्थ घात, यानी कि टेम्परेचर की चतुर्थ घात के। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं बीन का विस्थापन नियम। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो इस नियम के अनुसार बात क्या होती है, किसी गर्म वस्तु से उत्सर्जित प्रकाश तरंगदैर्ध्य वस्तु के परम ताप के व्युत्क्रमानुपाती होती है। यानी कि जो बीन का विस्थापन नियम है, इस नियम के अंतर्गत बात होती है कि कोई गर्म वस्तु होगी, उससे जो उत्सर्जित प्रकाश की तरंगदैर्ध्य होगी वो वस्तु के परम ताप के व्युत्क्रमानुपाती होगी। यानी कि वस्तु का ताप बढ़ेगा तो तरंगदैर्ध्य का मान घटेगा। ठीक है, अगर तरंगदैर्ध्य का मान बढ़ रहा है तो भैया ताप घटेगा, यानी ताप कम होगा वहां पर। समझ रहे हो, कुछ इस प्रकार से ये कंडीशन बनती है। लैम्डा, इसे लैम्डा बोलते हैं। तो लैम्डा जो व्युत्क्रमानुपाती होगा किसके भैया, टी के, यानी कि परम ताप के। जहां बी एक बीन नियतांक है, ये फार्मूला भी आपको याद होना चाहिए क्योंकि न्यूमेरिकल में ये भी यूज होता है, ये भी यूज होता है, दोनों यूज होते हैं। उसके बाद चलिए नेक्स्ट चैप्टर आता है हमारा ऊष्मा गतिकी दोस्तों, लेकिन इसके बारे में हम कल की वीडियो में डेरिवेशन करेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद दोस्तों।